वी हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC और इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं डिफरेंट नाम रख लेता हूं, M1, M2, M3, बट इन तीनों का मास जो है वो बराबर है। M1, M2, M3 तीनों M के बराबर है। क्वेश्चन ये है कि इस सिस्टम में किसी एक पार्टिकल के ऊपर, जैसे ये वाला पार्टिकल है A पे जो है, इस पे कितनी फोर्स लग रही है वो बताना है। कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास एट पॉइंट A। ठीक है, व्हाट इज A? इट इज वन ऑफ द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके 3 कॉर्नर्स हैं A, B और C। एक में मास M1, दूसरे में मास M2, तीसरे में मास M3। ठीक है, ऑल दीज 3 मासेस आर इक्वल। ठीक है, तो इस मास के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है वो टोटल फोर्स कैलकुलेट करें। तेरे को कोई बिठाना नहीं चाहता अपने साथ, इसलिए। What is the total force acting on the particle at point A? ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है किसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है। इस M1 को ये M2 अट्रैक्ट करेगा, दिस विल बी F12। इसी M1 को ये M3 भी अट्रैक्ट करेगा, दिस विल बी F13। पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। F12 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? G M1 M2 by A square, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ईच साइड विल बी A। सो दिस मीन्स F12 आ जाएगा आपके पास G M स्क्वायर बाय A स्क्वायर, क्योंकि M1 और M2 दोनों M के बराबर है। फिर जो F13 है, दिस विल बी इक्वल टू G M1 M3 by A square। It means F13 will be equal to G M square by अब सिंपली इन दोनों को ऐड नहीं कर देना है टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए। अगर इस M1 के ऊपर टोटल फोर्स ऑन M1 इज, अगर वो टोटल फोर्स F1 है, देन इट विल बी इक्वल टू F12 वेक्टर सम होता है। कल आपने पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो टोटल फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, इंडिविजुअल फोर्सेस कौन सी है? F12 एंड F13। ठीक है, F12 का मैग्नीट्यूड निकाला, F13 का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, उनकी डायरेक्शन, क्योंकि हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है, राइट। अब वेक्टर सम में हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ये तो स्टेटमेंट आ गई। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। सो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा 60 डिग्री। द एंगल बिटवीन F12 and F13 will be 60 degree, yeah, in 60 degree. Angle between F12 and F13 is 60 degree. Therefore, the magnitude of
the resultant force on M1 is square root of F12 square plus F13 square to F12 F13 cos 60. cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2. Cancel. It means F1 equals to square root of F12 square. हो गया बेटा जी m square by a square का whole square plus F13 square g m square by a square plus their product ठीक है 3 बार आ गया. इट इज लाइक x स्क्वायर प्लस x इंटू x. ये भी तो x स्क्वायर ही हुआ. सो इसको सॉल्व कर लोगे जी m स्क्वायर बाई a स्क्वायर रूट 3 आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है ये है वेक्टर सम. ट्रायंगुलर लॉ और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है या पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगुलर लॉ लगा के करना है. इस स्क्वायर की हर एक साइड है a एंड इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं. इन पार्टिकल्स का मास जो है वो सेम है. ठीक है. लेट द कॉर्नर्स आर a b c एंड d. द क्वेश्चन इज किसी एक के ऊपर फोर्स फाइंड करनी है. इन चारों में से किसी एक के ऊपर टोटल फोर्स कितनी होगी वो पता करना है. सपोज M3 के ऊपर पता करनी है फोर्स. इस M3 को M1 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सो दिस विल बी द फोर्स ऑन M3 ड्यू टू M1. दिस इज F13. इस M3 को M4 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. दिस विल बी F31 बोलना था. Force on 3 due to 1, force on 3 due to 4 and force on 3 due to 2. ठीक है. इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है वी राइट लाइक टोटल फोर्स ऑन M3 इज, अगर वो फोर्स F3 है इट विल बी इक्वल टू F31 F32 F34. Each side of the square is A. What is magnitude of F31? GM1 M3 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो अगर ये साइड A है ये भी A होगी तो ये जो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है ये होता है A√2 राइट, डिवाइडेड बाय A√2 स्क्वायर. इट विल बिकम
जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर, a रूट 2 का होल स्क्वायर है, इट विल बी 2a स्क्वायर। F32 क्या होगा? जी M2 M3 divided by a square, that will be g m square by a square। F34 क्या होगा? g m3 m4 by a square, that is also g m by m square by a square। अब हमारे पास तीन फोर्सेस आ गई, लेकिन आपको याद होगा जो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, उसमें तो हम दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो यहाँ तीन का कैसे निकालें? किन्हीं दो का निकालेंगे, तो जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसका तीसरे के साथ दोबारा। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये स्क्वायर गिवन था, F32 और F34 के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, उनका रिजल्टेंट आता है स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ओनली। ठीक है, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। सपोज इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है f डैश। ठीक है, लेट द रिजल्टेंट ऑफ F32 and F34 is f dash। F32 और F34 का रिजल्टेंट है f डैश। सो हम बोलेंगे देयरफॉर f डैश इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ F32 स्क्वायर प्लस F34 स्क्वायर। F32 स्क्वायर will be g m square by a square whole square ठीक है, दो बार आएगा। इट इज लाइक x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर। तो x का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अब ये जो f डैश है, इस चीज को समझना, यहाँ कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है बेटा। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। कौन सी दो? 32 और 34। तो रिजल्टेंट सेंटर में होगा। रिजल्टेंट हमेशा बड़ी वाली फोर्स की तरफ होता है, लेकिन जब दोनों बराबर होंगी तो रिजल्टेंट सेंटर में होगा। और सेंटर में होगा, इन दोनों के सेंटर में होगा, तो आ गया डायगोनल के अलोंग। तो अब इस f डैश की और इस F31 की सेम डायरेक्शन है। f डैश और F31 की सेम डायरेक्शन है। द डायरेक्शन ऑफ f डैश वेक्टर में अगर लिखूं, ये तो मैग्नीट्यूड निकाला, is same as that of F31। therefore the net force on M3 is, जब आपको पता है दो वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन होती है तो रिजल्टेंट ऐड कर देते हैं हम दोनों को, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं। तो F3 फाइंड करने के लिए, F3 वेक्टर फॉर्म तो ये है, बट अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इट विल बी सिंपली f डैश का मैग्नीट्यूड प्लस F31 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, पता चल गया दोनों मैग्नीट्यूड ऐड क्यों हुए? बिकॉज इन दोनों वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन थी। F31 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जी m स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस f डैश का मैग्नीट्यूड क्या निकाला है? जी m स्क्वायर बाय a स्क्वायर रूट 2। सो F3 का मैग्नीट्यूड आ गया जी m स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस रूट 2। फिर से बेटा न्यूटन लॉ पे बेस है क्वेश्चन, बट इस बार हमारे पास क्या है, इसमें एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है।
देखो ये जो स्टेटमेंट है F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इस स्टेटमेंट में m1 और m2 क्या है? पॉइंट मासेज है। यहां पर पॉइंट मास नहीं है, ठीक है। यहाँ तो पूरी एक कॉन्टिन्यूस बॉडी, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ, हम पूरी अर्थ को पॉइंट मास कंसीडर कर लेंगे। सारा मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। अर्थ के बीच में और हमारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इस तरह की कॉन्टिन्यूस बॉडी और एक पॉइंट मास के बीच में जब फोर्स कैलकुलेट करनी होगी तो थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी इसमें, ठीक है। क्या होता है देखो, कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए डायरेक्टली ऐसे ऐसे रूल नहीं लगेगा, ऐसे स्टेटमेंट नहीं आएगी। क्या करेंगे, इस कॉन्टिन्यूस बॉडी का एक छोटा सा कोई पार्ट ले लेंगे। मान लेते हैं ये कोई छोटा सा पार्ट है और इसकी लेंथ है dx, इसका मास है dm और लेंथ है dx। देखो जो m मास है उसकी लेंथ कितनी है? l। यूनिट मास की लेंथ कितनी होगी? लेंथ पर यूनिट मास। किसी छोटे मास की लेंथ कितनी होगी? ठीक है, ये लेंथ है इसलिए इसको बोलूंगा मैं, ये dx है, मतलब dx इक्वल टू l बाय m इंटू dm। ये सिंपल यूनिटरी मेथड है, डायरेक्टली समझना है तो ऐसे समझो, मास अपॉन लेंथ, स्मॉल मास अपॉन स्मॉल लेंथ इक्वल m बाय l dm बाय dx। सो dm क्या हो गया? m बाय l dx। यहां से देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, dm क्या आ जाएगा? m बाय l इंटू dx। पूरे मास की लेंथ है l, छोटे मास dm, लेंथ dx, तो dm क्या हो गया? m बाय l इंटू dx, ठीक है। इसे चाहे आप रहने दो। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है इसमें? फोर्स, फोर्स बिटवीन dm and m is, let me say this force is df। ये dm है, छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय, मान लीजिए बेटा यहां से हम डिस्टेंस ले लेते हैं x, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इट मींस df इज इक्वल टू, इस dm की जगह लिख सकते हैं m बाय l dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और ये m रहेगा। df equals to gmm by l 1 by x square dx। पता चल गया? Between this small object and this point object, the force is g, mass of the small object we have taken dm into ये point mass divided by x square। अब ये तो फोर्स आ गई स्मॉलर फोर्स, किसके बीच में? इस एलिमेंट के बीच में और इस पॉइंट मास के बीच में। टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? वन बाय एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन देखो हमने इस पूरी रॉड को इंक्लूड करना है, पूरी रॉड को इंक्लूड करना है, मतलब यहां से लेके यहां भी हो सकता है एलिमेंट। हमने तो यहां लिया, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन हमने तो सारे लेना है। तो अगर यहां पर होगा कोई एलिमेंट, ध्यान से देखो यहां से स्टार्ट है रॉड, अगर एलिमेंट यहां पर होगा तो उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम दिस पॉइंट मास? ए। और अगर यहां पर होगा तो l प्लस ए। सिंस हमें तो सारे लेना है तो वो हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती है,
अब ये लिमिट्स डालने से क्या होगा, we'll be able to include all the elements starting from x equal to a जो कि यहां पर है, to x equal to l plus a। यहां पर इंटीग्रेशन का मतलब है एडिशन, कॉन्टिन्यूस एडिशन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी नहीं कैलकुलेट करना। 1/x² की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं ऐसे, x - 2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 एंड दिस कम्स टू बी -1/x। अब कर लो आगे। GMM बाय L 1/x² की क्या इंटीग्रेशन है, फ्रॉम a to l plus a। माइनस साइन फिलहाल बाहर रखें आप, f को लिख लो -GMM बाय L 1/l plus a minus 1/a। हाँ, फिर लिमिट्स लगा दी, वापस उसको कर देंगे शिफ्ट, नहीं तो आप यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लिख के भी कर सकते हो इसको। -GMM बाय L क्रॉस मल्टीप्लाई करो a minus l plus a डिवाइडेड बाय a into l plus a। यहाँ न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, देखो a और a कैंसिल हो जाएगा, -l आ जाएगा डिवाइडेड बाय a into l plus a। दिस l and l will be out। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपके पास फोर्स का एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ भी एक माइनस था, वो कहाँ गया, आराम से बैठो। देखिए अगर ये पॉइंट मास जो है ये बहुत दूर हो यहाँ इस रॉड से, तो यहाँ देखो अगर ये पॉइंट मास बड़ी दूर होगा, if the point mass m is very far away from the rod, then a बहुत बड़ा होगा l से, अगर a l से बहुत बड़ा होगा तो l plus a किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, बिकॉज दिस l विल बी निग्लिजिबल। अगर a बहुत बड़ा है तो फिर देखो ये f क्या बनेगा, GMM by a into a, so that would be a square। अभी डायरेक्टली दिख रहा है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया, लेकिन ये तो तब होता है जब पॉइंट मासेस होते हैं। दैट मीन्स किसी दूर वाले पॉइंट के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट बड़ी दूर होगा, मान लो 1 किलोमीटर दूर, ये रॉड भी बड़ी दूर है, तो ये रॉड एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगी। और देखो जी तो आगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द रॉड, स्मॉल एम इज मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ए क्या है, डिस्टेंस। जैसे ये यहां पर आपको दिख रही है एक रॉड के जैसा, आप दूर जाते जाओ यहां से, देयर विल बी ए स्टेज, ये पॉइंट की तरह दिखेगा। ठीक है, दैट इज व्हाई हमारे पास वही रिजल्ट आया जो पॉइंट मासेस के बीच में होता है। बेटा ये ग्रेविटेशन था, हमने डिटेल में पढ़ना है ग्रेविटी। ग्रेविटी एक पर्टिकुलर टर्म है, पर्टिकुलर, ग्रेविटेशन जनरल है।
ग्रेविटेशन में m1 और m2 कोई भी दो पार्टिकल्स हो सकते हैं, बट जब हम ग्रेविटी बोलेंगे तो एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, ठीक है। इट इज ग्रेविटी, इट इज स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज gravitational force between earth and any other object. ये ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के बीच में और किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में. सो वी ट्रीट दिस अर्थ एज ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. कैपिटल एम लेंगे उसका मास, कैपिटल आर है उसका रेडियस, और अगर अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई एप्पल है दूसरा कोई, एंड ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, it is a gravitational force between earth and any other object. So we write F equal to G m into ये एप्पल का मास स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. लेकिन अगर ये एप्पल ज्यादा दूर नहीं है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, small r is equal to capital R. Therefore, F is equal to G mm by R square. कैपिटल R square. आपको पता है R का वैल्यू कितना होता है? 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है, जिसे आप लिख सकते हो 6.4 इंटू 10 रेज पर 6 मीटर. ये ग्रेविटी का जनरल एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है. मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m, एंड R इज रेडियस ऑफ अर्थ. इसी से अभी करेंगे आज ही. इस m को, स्मॉल m को इधर ले जाओ, सो यू विल हैव, इस स्मॉल m को यहां ले आओगे तो F बाय m क्या आ जाएगा? G m by R square. But according to Newton's second law, force upon mass is acceleration. F होता है ना m into a. अगर F m into a है तो a क्या हुआ? F by m. That means ये जो लेफ्ट साइड में टर्म है ये किसी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. एक्सेलरेशन हमेशा किसी फोर्स के कारण होती है. यहां कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी. इसलिए इस F by m को पर्टिकुलरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं. है तो ये एक्सेलरेशन, बट किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण. सो दिस F by m here is called as, here F by m is called as acceleration due to gravity, be represented by small g. Therefore, G is equal to G mm by R square. Sorry, small m नहीं है बेटा. ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में स्मॉल m नहीं है. इस एक्सप्रेशन में ऑब्जेक्ट का मास नहीं है. इसका मतलब ये है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स. इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड आल्सो डेंसिटी ऑफ अर्थ, क्योंकि इसी मास और रेडियस की हेल्प से हम डेंसिटी भी ला सकते हैं. ठीक है, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और डेंसिटी वाला रिलेशन देखेंगे. अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट से इस G का वैल्यू कैलकुलेट करें, जैसे आपको पता है एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड T होता है 2 पाई रूट L बाई G. तो एक्सपेरिमेंटली हम टाइम पीरियड पता करें, लेंथ पता करें, तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता चल जाएगी. बेटा अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता चलेगी, हम अर्थ का मास भी फाइंड कर सकते हैं मैथमेटिकली. अर्थ का मास फाइंड करने के लिए कोई वेइंग स्केल नहीं यूज करना पड़ेगा कि उठाओ और गोला रखो एक तरफ. ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से अर्थ का मास निकाल सकते हैं. ठीक है.